प्यारे बच्चों, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के सेकेंड लेक्चर में आज हम करने वाले हैं किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। हमने लास्ट लेक्चर मोनेरा किया था। मोनेरा के पहले हमने एक जनरल डिस्क्रिप्शन किया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। तो पिछले लेक्चर्स की तरह ही इस लेक्चर में भी हम एनसीईआरटी के पीडीएफ को एक एक लाइन डिस्कस करेंगे। उसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करना है। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने पीडीएफ पर। तो आपके सामने देखो, किंगडम प्रोटिस्टा है। किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में हमें जब करना होता है तो दो तीन बातों पर हम ध्यान रखते हैं कि उसका हैबिटेट क्या है, उसका मोड ऑफ म्यूटेशन क्या है, उसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, वो किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। तो प्रोटिस्टा के बारे में तो हमने ऑलरेडी कर रखा है कि प्रोटिस्ट जो है वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट कौन था? मोनेरा। ये क्या है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। तो यूकैरियोट वाले जितने भी फीचर्स होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के, वो यहाँ पर प्रेजेंट है। दूसरी बात जो ये है कि इस बुक के अंदर किंगडम प्रोटिस्टा में 5 तरह के ऑर्गेनिज्म का डिस्क्रिप्शन है, जिसको हमने यहाँ पर अंडरलाइन कर रखा है। एक है क्रिसोफाइट्स, जिनके बारे में हम करेंगे। दूसरा है डायनोफ्लैजलेट्स। तीसरा है यूग्लिनोइड्स। चौथा है स्लाइमोल्ड्स और एक है प्रोटोजोआ। तो ये जो 5 तरह के ऑर्गेनिजम्स का डिस्क्रिप्शन हम करने वाले हैं प्रोटिस्टा में, इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा अलग अलग जो भी चीजें एनसीईआरटी में है उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात एक तो ये है कि प्रोटिस्टा जो है ना, एक ब्रिज का काम करता है। तो किसके बीच में ब्रिज का काम करता है? कि मोनेरा किंगडम और जो हायर यूकैरियोटिक किंगडम है, फंजाई से लेकर के, फंजाई हो गया, प्लांट्स हो गया, एनिमेलिया हो गया, इनके बीच में ब्रिज का काम करता है। ये भी यूनिसेलुलर है, कनेक्टिंग लिंक कह सकते हो उसको। ये यूनिसेलुलर है मोनेरा की तरह, और बाकी के जो 3 किंगडम बसते हैं यूकैरियोट वाले, उनके वो मल्टी सेलुलर है। तो उनके बीच में ये कनेक्टिंग लिंक का काम करता है। ठीक है। फिर है कि इनके पास, जैसे हमने बैक्टीरिया में किया था, कि बैक्टीरिया में यदि होगा तो फ्लैजिला होगा, वहां पर सीलिया नहीं होता। इसमें फ्लैजिला या सीलिया दोनों हो सकते हैं। कुछ में फ्लैजिला होता है, कुछ में सीलिया होता है। यदि होगा तो मूवमेंट के लिए, जरूरी नहीं है कि होगा। मतलब सीलिया प्रोटिस्ट में हो सकते हैं, मोनेरा में सीलिया नहीं होता। इनका दोनों मेथड है रिप्रोडक्शन का, एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल। तो वो हम करेंगे। अब आते हैं कि एक एक करके जो 5 ग्रुप्स इन्होंने एनसीईआरटी में दे रखे हैं, क्राइसोफाइट से लेकर के प्रोटोजोअन तक, उनके कुछ कुछ फीचर्स। ये याद रखना बच्चों, ये सारे फीचर्स आपको इसके बहुत डिटेल में नहीं जाना है। डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, तो फंसोगे आप। आपको ये बातें, जितनी बातें यहाँ पर लिखी हुई है, वो याद रखने की जरूरत है। सबसे पहले तो ये कि क्राइसोफाइट के अंदर 2 तरह के ऑर्गेनिजम्स आते हैं, डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। लेकिन इन दोनों में यदि पूछा जाए कि मेजर ग्रुप कौन है, तो मेजर ग्रुप कौन है? डायटम्स मेजर है। गोल्डन एल्गी, जिसको हम डेस्मिड भी कहते हैं, ये अपने कलर के कारण है ना, कलर इसके गोल्डन कलर का होता है, दैट्स व्हाई इट इज है ना कॉल्ड गोल्डन एल्गी। हैबिटेट क्या है? ये पानी में होते हैं, लेकिन कहाँ पर? दोनों तरह के, फ्रेश वाटर में भी और मेरीन एनवायरनमेंट में भी। ये माइक्रोस्कोपिक साइज के होते हैं। डायटम्स होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक साइज के होते हैं। दे फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट, इसलिए इसको प्लैंकटन बोलते हैं। जो फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म होता है उसको प्लैंकटन बोलते हैं। ये एक्चुअली फाइटोप्लैंकटन है, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल होता है, तो क्लोरोफिल के हेल्प से वो अपना फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट का मतलब है कि इनका अपना कोई मूवमेंट नहीं होता। जिधर पानी जा रहा है उधर जाएंगे, पैसिव मूवमेंट है ना। जिधर वाटर करंट जा रहा है उधर ये मूव करके जाएंगे। सबसे ज्यादा बार जो नीट में क्वेश्चन आया हुआ है इस क्राइसोफाइट को लेकर के, कि डाइटम्स के सेल वॉल को लेकर, एक बात तो आपको ये याद रखनी है कि डाइटम्स की जो सेल वॉल होती है वो सिलिकेटेड होती है, सिलिका की बनी होती है, इसलिए काफी हार्ड होती है।
और इनका जो स्ट्रक्चर है सोप बॉक्स की तरह होता है। तो जैसे सोप बॉक्स में होता है ना, एक कवर ऊपर से एक कवर नीचे से, तो उसी तरह से यहाँ भी होता है, एक कवर ऊपर की तरफ होता है जिसका नाम तो यहाँ पर नहीं देख रखा है। यदि आप चाहो तो इसका नाम याद रख सकते हैं। एक को हम कहते हैं एपीथीका, जो ऊपर, एपी मतलब ऊपर होता है, और दूसरे का क्या नाम है, हाइपोथीका। हाइपोथीका, हाइपो मतलब नीचे। ये दोनों आपस में सोप बॉक्स की तरह जुड़े होते हैं। ये सिलिकेटेड वॉल होने के कारण काफी हार्ड होते हैं। अब ये जो हार्ड सेल वॉल है इसकी, जब एनिमल की डेथ, सॉरी एनिमल नहीं है, ये प्रोटिस्ट है, जब डायटम्स की डेथ हो जाती है तो व्हाट हैपेंस टू द सेल वॉल। तो वो जो सेल वॉल होता है इनका, ये मैरीन हैबिटेट में डिपॉजिट होता जाता है, और इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, मिलियंस ऑफ ईयर के बाद एक ह्यूज मास बनता है। इसको बोलते हैं डायएटोमेसियस अर्थ। डायएटोमेसियस अर्थ जो है वो टर्म किससे एसोसिएटेड है, जब इनकी डेथ हो जाती है, ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, डाइटम्स की डेथ हो जाती है, तो उनका जो सेल वॉल है वो डिपॉजिट होता जाएगा ओशन के फ्लोर पर, और इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ये काफी बड़ा मास बनाता है, ह्यूज मास बनाता है, जिसको डायएटोमेसियस अर्थ कहा जाता है। एक सवाल इसके फंक्शन को लेके कि इनके क्या यूजेस हैं, तो 3 यूज के बारे में दे रखा है। काफी ग्रिटी नेचर का होता है, तो पॉलिशिंग, किसी चीज को स्मूथ करना हो तो हम इसको यूज कर सकते हैं। फिर जो डायएटोमेसियस अर्थ होता है ना, वो फिल्ट्रेशन का रोल भी प्ले करता है। उसमें माइन्यूट से एपर्चर लगे होते हैं, बहुत माइक्रोस्कोपिक साइज के। तो किसी चीज को फिल्टर करना हो, जैसे ऑयल को फिल्टर करना हो, किसी सिरप को फिल्टर करना हो, तो वो जो माइक्रोस्कोपिक साइज का पोर है, उससे बड़ी बड़ी चीजें पास नहीं हो पाई। तो फिल्ट्रेशन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और एक लाइन जो ये लिखा है कि डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन। ओशनिक एनवायरनमेंट में चीफ प्रोड्यूसर का मतलब है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। इनके पास, क्राइसोफाइट के पास क्लोरोफिल ए होता है। तो जिसके पास क्लोरोफिल ए है वो डेफिनेटली क्या करेगा, वो फोटोसिंथेसिस करेगा। ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसाइजर होते हैं। तो ओशनिक एनवायरनमेंट का चीफ प्रोड्यूसर कौन है, फाइटोप्लैंक्टन। ये याद रखना, फाइटोप्लैंक्टन और डायटम अलग अलग नहीं होते, ये दोनों सेम होते हैं। प्लैंक्टन का मतलब है जो फ्लोट कर रहा है, और फाइटो का मतलब प्लांट लाइक, है ना। तो क्राइसोफाइट के बारे में हो गया। अब आते हैं बेटा दूसरा ग्रुप, डायनोफ्लैगेलेट के बारे में। ये मोस्टली मराइन एनवायरनमेंट में होते हैं, सी वाटर में ज्यादातर पाए जाते हैं। ज्यादातर, थोड़े बहुत फ्रेश वाटर में होंगे, लेकिन मोस्टली इसका हैबिटेट क्या है, मराइन हैबिटेट। ये भी फोटोसिंथेटिक है, मतलब क्लोरोफिल ए इसके पास भी है, जिससे वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये डायनोफ्लैगेलेट कई कलर में अलग अलग पिगमेंट के कारण, है ना, उनका अलग अलग तरह का पिगमेंट होता है, उसका कलर भी अलग अलग होता है, लेकिन ज्यादातर ये गोल्डन ब्राउन, गोल्डन येलो कलर के होते हैं। जो आपके सामने इमेज बनी है ये, वो डायनोफ्लैगेलेट के बारे में। इसकी सेल वॉल में सिलिका नहीं होता, हार्ड प्लेट होती है सेलुलोज की। सेलुलोज की हार्ड प्लेट होती है, ठीक है। और इनका नाम जो डायनोफ्लैगेलेट है वो इसलिए है क्योंकि इनके पास 2 फ्लैजिला होता है। डायनो का मतलब 2 होता है, और फ्लैजिलेट मतलब फ्लैजिला। लेकिन ये जो 2 फ्लैजिला है वो अलग अलग डायरेक्शन में लगे हुए। ये जो देख रहे हो, ये जो आपको दिख रहा है, ये लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला है, और ये जो फरो है इसके बीच में ट्रांसवर्स फ्लैजिला होता है। और ये दोनों फ्लैजिला अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते हैं, है ना, अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो सेम डायरेक्शन में ये मूव नहीं करते। तो एक बात ये भी इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। एक सवाल नीट एग्जाम में पहले आया हुआ है कि रेड टाइड फिनोमेना इज ड्यू टू, रेड टाइड फिनोमेना इज ड्यू टू। तो एक डायनोफ्लैगेलेट का एक जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है ना, गोनियोलेक्स। ये क्या करता है, किसी कंडीशन में अपने नंबर को लगातार मल्टीप्लाई करके बढ़ा लेता है, और इसका कलर रेड कलर का होता है। तो उधर से जो टाइड्स आती है वो रेड कलर की दिखती है। तो ये याद रखना है कि रेड
टाइड फेनोमेना वो रेड डायनोफ्लैगेलेट के कारण होता है, और इसी का एग्जाम्पल है गोनियोलेक्स। दूसरी बात एक और इम्पॉर्टेंट है कि गोनियोलेक्स कुछ टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। वो टॉक्सिन जो सी एनिमल है, मरीन एनिमल है, उनके लिए हार्मफुल होता है। अब सवाल उठता है क्या ये ह्यूमन को हार्म कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। यदि जिस टॉक्सिन को गोनियोलेक्स ने रिलीज किया उसको मरीन एनिमल की बॉडी में गया, जैसे फिश में गया, और उसी फिश को, इन्फेक्टेड फिश को आदमी भी खा ले, उसमें भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये कुछ बातें थी एनसीईआरटी में जो हमने डिस्कस करी डायनोफ्लैगेलेट के बारे में। तीसरा ग्रुप है यूग्लिनॉइड, इसका सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर यूग्लिना है। बेटे यूग्लिना का जो पोजीशन है ना, सिस्टमेटिक पोजीशन, वो चेंज होता रहा है। इसमें क्लोरोफिल होता है, तो क्लोरोफिल होता है तो प्लांट्स वाले ने इसको बॉटनी में इंक्लूड कर दिया। लेकिन इसमें सेल वॉल नहीं होता, तो कभी सेल वॉल नहीं होता तो फिर एनिमल है, तो एनिमल वालों ने, जियोलॉजी वालों ने इसको एनिमल में इंक्लूड कर दिया। यूग्लिना को एक्चुअली कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल बोला जाता है। प्लांट के भी फीचर्स हैं और एनिमल के भी फीचर्स हैं, तो दैट्स व्हाट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। आर.एच. व्हिटेकर के क्लासिफिकेशन में यूग्लिनॉइड कहाँ पर आता है? प्रोटिस्टा में। क्यों आता है? क्योंकि ये यूनिसेलुलर है और सेल का नेचर क्या है? यूकैरियोट, तो दैट्स व्हाई इट इज यूग्लिनॉइड जो है वो प्रोटिस्टा में इन्होंने इंक्लूड किया। अभी जो दो ऑर्गेनिज्म के बारे में हमने बात की वो ज्यादातर मरीन हैबिटेट में प्रेजेंट होते हैं। ये जो है यूग्लिनॉइड ज्यादातर फ्रेश वाटर में होता है और स्टेगनेंट वाटर, जैसे पॉन्ड वाटर है, लेक वाटर है, स्टेगनेंट वाटर होता है। बहता हुआ पानी नहीं है ना, रनिंग वाटर होता है वो, ये स्टेगनेंट वाटर में ज्यादा मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल इसके बारे में यही आता है कि इसमें जब सेल वॉल नहीं होता तो क्या होता है इसकी जगह? तो सेल वॉल नहीं होता, उसकी जगह क्या होता है? पेलिकल। और पेलिकल के केमिकल नेचर के बारे में पूछा जाता है कि पेलिकल का केमिकल नेचर क्या है? तो पेलिकल का केमिकल नेचर प्रोटीनेशियस होता है, ये प्रोटीन के बने होते हैं, और प्रोटीन के बने होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर फ्लेक्सिबल। क्योंकि यदि सेल वॉल होता तो वो रिजिड होता है, सेल वॉल तो काफी रिजिड होता है, ये रिजिड नहीं होता, ये फ्लेक्सिबल बॉडी। इसके पास भी दो फ्लैजिला होता है, जैसे अभी हमने डायनोफ्लैगेलेट में कहा, लेकिन इसकी फ्लैजिला एक बड़े साइज की होती है। देखो एक ये बड़े साइज की फ्लैजिला, एक छोटे साइज की फ्लैजिला है। तो जो बड़े साइज का फ्लैजिला है ना, जो लॉन्गर फ्लैजिला, वो उसके स्विमिंग में हेल्प करता है। ये जो छोटे साइज की फ्लैजिला है, इट रिमेन्स इनसाइड, ये बाहर, ये इट डज नॉट हेल्प इन स्विमिंग। अगली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यूग्लिना के बारे में है कि यूग्लिना में प्लांट्स की तरह क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, ये सारे प्लांट्स में होते हैं, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। तो क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी दोनों पिगमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो जब कभी सनलाइट होगा तो सनलाइट में ये अपना फूड खुद बनाते हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज ऑटोट्रॉफ इन सनलाइट। लेकिन रात के समय ये हेटरोट्रॉफिक हो जाता है, रात के समय इनके पास लाइट के बगैर फोटोसिंथेसिस कैसे होगा? तो उन कंडीशंस में रात के समय ये प्रिडेट करने लगता है, इट प्रिडेट्स द स्मॉलर ऑर्गेनिज्म। तो क्या बन जाता है? ये हेटेरोट्रॉफ बन जाता है। प्रिडेशन जो है इट्स ए टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसलिए यूग्लिना को क्या बोला जाता है? मिक्सोट्रॉफिक। मिक्सोट्रॉफिक का क्या मतलब है? मिक्सोट्रॉफिक का मतलब है कि वो ऑटोट्रॉफ भी है और हेटेरोट्रॉफ भी है, दोनों है। तो यूग्लिना इसीलिए इन पिगमेंट के कारण, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों प्रेजेंट है, इसलिए इसको प्लांट का रिलेटिव माना जाता है। तो तीन हो गया यूग्लिनॉइड के बारे में। चौथा ग्रुप जो इसमें आता है वो है स्लाइम मोल्ड। मोल्ड एक्चुअली फंगस को बोला जाता है, ये फंगस तो है नहीं, लेकिन इनिशियली इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये स्पोर फॉर्मेशन का तरीका है, वो फंगस से मिलता जुलता है। तो इनिशियल बायोलॉजिस्ट ने इसको मोल्ड कह दिया, और अपने वेजिटेटिव फेज में ना ये
स्लाइमी सब्सटेंस से इंटेंगल्ड होते हैं, दैट्स व्हाई इट वाज कॉल्ड स्लाइम मोल्ड। तो स्लाइम मोल्ड के बारे में एक बात क्या लिखी है बेटा, एक बात तो लिखिए कि सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट, प्रोटिस्ट तो आप समझ रहे हो क्योंकि ये यूनिसेलुलर होते हैं और यूकैरियोट है। और सेप्रोफाइट कैसे, सेप्रोफाइटिक मतलब ये डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड डिराइव करता है, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से वो अपना फूड डिराइव करता है, दैट्स व्हाई सेप्रोफाइट। अब दे मूव अलोंग डिकेइंग ट्विग एंड लीव्स। ट्विग जो छोटे छोटे स्टेम के टुकड़े होते हैं उनको ट्विग बोला जाता है, और जो पेड़ों के पत्ते गिरे होते हैं, ठीक है। तो इसके दो बिहेवियर के बारे में समझो, स्लाइम मोल्ड के दो बिहेवियर के बारे में। एक बिहेवियर है फेवरेबल कंडीशन और एक बिहेवियर है अनफेवरेबल कंडीशन। जो फेवरेबल कंडीशन है, फेवरेबल कंडीशन में क्या करता है, फेवरेबल कंडीशन में, फेवरेबल कंडीशन कहते हैं किसको, वो कंडीशन जब इसके पास फूड एबंडेंट है ना, फूड जब एबंडेंट है, जैसे ट्विग है, लीव्स हैं, एक खूब एबंडेंट है, तो ये अपने साइज को बढ़ाता जाए। और इसमें क्या होता है कि भाई इसके बहुत सारे स्लाइम मोल्ड फ्यूज कर जाते हैं और एक बड़ा एग्रीगेट बनता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड एग्रीगेट। इस मल्टी न्यूक्लिएटेड एग्रीगेट को प्लाज्मोडियम कहते हैं। बच्चों एक चीज ध्यान रखना यहाँ पर, प्लाज्मोडियम के, अभी प्लाज्मोडियम के बारे में आगे भी हम करेंगे प्रोटोजोआ, इसके स्पेलिंग पर ध्यान दो। ये प्लाज्मोडियम साइंटिफिक नेम नहीं है, क्योंकि साइंटिफिक नेम हमेशा यदि प्रिंटेड है तो इटैलिक्स में लिखे होते हैं। देखो ये इटैलिक्स में लिखा हुआ है क्या, नहीं है। इसके बारे में एक सवाल आता है कि व्हाट इज मल्टी सेलुलर, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्लाइम मोल्ड कॉल्ड एज, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्लाइम मोल्ड इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम। लेकिन ये प्लाज्मोडियम देखो इटैलिक्स में नहीं लिखा हुआ है, तो ये ध्यान रखना। इटैलिक्स में लिखा होगा तो वो मलेरिया पैरासाइट हो जाएगा, है ना, जो अभी हम आगे करेंगे। तो फेवरेबल कंडीशन में क्या होता है बेटा, कि जब फूड एबंडेंट है तो ये काफी ग्रो करके कई फीट तक ग्रो कर जाते हैं, ग्रो करते जाते हैं, फूड खाते जाते हैं, बैक्टीरिया जो भी रास्ते में स्पोर्स उसको खाते जाते हैं और अपने साइज को बढ़ाते हैं, कई फीट तक ये ग्रो कर जाते हैं। और ये जो ग्रोथ होती है वो ट्रांसवर्स ग्रोथ होती है। लेकिन जब फूड खत्म हो गया तो क्या होगा, वो कंडीशन फेवरेबल तो नहीं रहा, तो वो कंडीशन क्या बन जाता है, अनफेवरेबल, अनफेवरेबल कंडीशन। तो अनफेवरेबल कंडीशन में ये जो प्लाज्मोडियम था जो कि ट्रांसवर्सली ग्रो कर रहा था, अब सिमट जाएगा, और सिमट करके ये सिमट करके वर्टिकली ग्रो करने लगे, वर्टिकली, है ना। तो जब वर्टिकली ग्रो करने लगता है, वर्टिकली ग्रो करके ये फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है, वर्टिकली ग्रो करके ये फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है। फ्रूटिंग बॉडीज के ऊपर ही क्या डेवलप हो जाते हैं, स्पोर्स डेवलप होते हैं, है ना। ये वर्टिकली ग्रो किया, ये फ्रूटिंग बॉडी है, यहाँ पर स्पोर्स डेवलप हुआ। ये स्पोर्स, ये वर्टिकली ग्रो क्यों करता है, ताकि ये स्पोर्स का डिस्पर्सल हो सके एयर करंट से, और ये एयर करंट से डिस्पर्स होकर के जब दूसरी जगहों पे जाएगा जहां पर कंडीशन फेवरेबल, वहां पर जाकर के फिर से वो प्लाज्मोडियम बनाएगा। तो इस तरह से स्लाइम मोल्ड के दो बिहेवियर के बारे में आपको जानना है। एक बिहेवियर, कौन सा बिहेवियर है, फेवरेबल, और दूसरा क्या है, अनफेवरेबल, ठीक है। तो ये हो गया। अब आखिर में जो एक ग्रुप है उसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं, सॉरी प्रोटोजोन, जो पांचवा ग्रुप है प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोन सारे जो है अभी तक जो हमने चार किए, सब फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता प्रोटोजोआ, ये हेट्रोट्रॉफ। और हेट्रोट्रॉफ में देखो प्रीडेटरी मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी है। और क्योंकि पूरी तरह से हेट्रोट्रॉफ है तो इसको प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, क्योंकि एनिमल हेट्रोट्रॉफ होते, तो एनिमल हेट्रोट्रॉफ होने के कारण इनको प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स भी बोला जाता है। अब प्रोटोजोआ को फाइलम, अब सॉरी, जो प्रोटोजोआ है इसके चार ग्रुप्स होते हैं, है ना। प्रोटोजोआ के
4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटिव ऑर्गन, है ना, लोकोमोटिव ऑर्गन के बेसिस पर। जैसे पहला ग्रुप है अमीबॉइड प्रोटोजोन, जिसमें अमीबा आता है, मेनली अमीबा आता है। तो इसमें जो लोकोमोटिव ऑर्गन होता है वो सूडोपोडिया होता है। तो इसके जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो जो फूड को कैप्चर करेंगे वो द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया, जिसको फॉस्फेट कहते हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल अमीबा है। कुछ मरीन फॉर्म भी इसमें आता है। जो मरीन फॉर्म होगा उसमें सिलिका की शेल लगी होती है। तो वो शेल एक स्नेल में भी होता है, स्नेल की शेल और इसके सेल में फर्क क्या है? इस स्नेल का जो शेल होता है ना वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, इसका जो शेल होता है वो सिलिका का बना होता है। तो मेरीन जो प्रोटोजोन्स हैं उसमें शेल प्रेजेंट होगा। कुछ पैरासाइट्स होते हैं, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका बोला जाता है किसको? एंटमीबा हिस्टोलाइटिका अमीबियासिस डिजीज कॉज करता है, ठीक है। इसके बारे में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस के अंदर है भी दिया हुआ। एक तीसरा ग्रुप है फ्लैजिलेटेड, सेकेंड ग्रुप फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। फ्लैजिला, लोकोमोटिव ऑर्गन क्या है? फ्लैजिला। इसका एग्जांपल ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा एक डिजीज कॉज करता है, स्लीपिंग सिकनेस डिजीज। इसको अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस भी बोला जाता है, क्योंकि अफ्रीका में ये ज्यादा प्रेवलेंट है ना। इसका जो वेक्टर है जिससे ये डिजीज स्प्रेड होता है उसको हम बोलते हैं सी फ्लाई। तो सी फ्लाई ये एक वेक्टर है। वेक्टर उसको कहते हैं जो डिजीजेस के जर्म्स को कैरी करते हैं। तो सी फ्लाई ट्रिपैनोसोमा को कैरी करता है, इसलिए फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। फिर है एक ग्रुप जिसमें लोकोमोटिव ऑर्गन सीलिया है, जिसका सबसे फेमस एग्जांपल पैरामीशियम है। पूरी बॉडी तो कवर्ड होती है सीलिया से, लेकिन इसकी बॉडी में ना गलेट भी होता है ना, गलेट। वो आउटर सरफेस पर ओपन होता है और उस गलेट के जरिए, उस गलेट की जो लाइनिंग है वो सीलिएटेड होती है। तो सीलिया बीट करता रहता है और फिल्टर करता रहता है यदि पानी में कोई फूड पार्टिकल प्रेजेंट हो। तो सीलिएटेड प्रोटोजोन का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल क्या हो गया? पैरामीशियम। और आखिर में एक ग्रुप ऐसा है जिसमें कोई लोकोमोटिव ऑर्गन नहीं होता, ये स्पोरोजोन बोलते हैं। स्पोरोजोन डू नॉट हैव एनी लोकोमोटिव ऑर्गन, इसके पास कोई लोकोमोटिव ऑर्गन नहीं होता, क्योंकि इसके सारे मेंबर्स जो होते हैं ना वो पैरासिटिक होते हैं। बाकी जो हमने 3 क्लासेस करी उसके मेंबर्स फ्री लिविंग भी है, पैरासिटिक भी है। इनके जो मेंबर्स हैं वो पूरी तरह से क्या होते हैं? पैरासिटिक। और यही देखो, इसी के बारे में आपका रखा है, स्पेलिंग पर ध्यान। ये प्लाज्मोडियम देखो, ये प्लाज्मोडियम साइंटिफिक नेम है। ये इटैलिक्स में लिखा होता है और प्रिंटेड और इटैलिक्स में प्रिंटेड होता है। प्रिंटेड हो तो इटैलिक्स फॉर्म में ये लिखा होगा, जैसे कि आप सामने देख सकते हो। इसको मलेरिया पैरासाइट भी बोलते हैं, क्योंकि ये मलेरिया कॉज करते हैं, डिजीज है जिसको। और इसका इसका वेक्टर क्या है? जैसे हमने देखा कि ट्रिपैनोसोमा का वेक्टर सी फ्लाई है, इसका वेक्टर क्या है? फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो। ये 4 तरह के प्रोटोजोआ के क्लासेस हो गए, जिनका बेसिस क्या था? लोकोमोटरी ऑर्गन के बेसिस पर इनको हम 4 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने प्रोटोजोआ कवर कर लिया, सॉरी, आज के लेक्चर में हमने प्रोटिस्टा कवर किया। अब अगला जो लेक्चर हम कवर करने वाले हैं वो है फंजाई, क्योंकि फंजाई एक बड़ा ग्रुप है, तो हो सकता है उसको एक लेक्चर में नहीं करके हम 2 लेक्चर में कवर करें। तो आज के लिए इतना ही। होप कि यू हैव अंडरस्टूड। हमने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ाया है बेटा, और एनसीईआरटी ही आपको लर्न करना है अच्छे से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।